नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। मैं निपुण आलम मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कच्चा तीवू आइलैंड के बारे में। अभी आप जानते होंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी जी ने बोलते हुए कच्चा तीवू विवाद, इसके अलावा मिजोरम का इशू, ये 2-3 इशू, खालिस्तान मूवमेंट की बात की थी। तो मेरा मन किया कि इस मुद्दे पर आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर कच्चा तीवू विवाद है क्या, और ये दोनों देशों के बीच में क्यों एक मुद्दा बना हुआ है। तो उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं थोड़ा-सा एक बात कहूँगा कि मोदी जी ने कोशिश की कांग्रेस को इंदिरा गांधी जी को कटघरे में खड़ा करने की। क्या वाक़ई में ऐसे हालात हुए थे या ऐसी बातें हुई थी कि इंदिरा गांधी जी ने कच्चा तीर ऐसे ही दे दिया था? सही बात है कि संविधान संशोधन करे बगैर इंदिरा गांधी जी के द्वारा दे दिया गया था श्रीलंका को, कच्चा तीर आइलैंड दे दिया गया था बगैर संविधान संशोधन करे। क्योंकि हम देखें, बेरूबारी लैंड की बात करें 1960s में जो इश्यूज था, या फिर रिसेंटली हम बात करें 2015 में बांग्लादेश को जो हमने लैंड एग्रीमेंट किया, उस समय बेरूबारी की हम बात करें तो 9वां संविधान संशोधन करके हमने बेरूबारी क्षेत्र को दिया गया था। किसको? पाकिस्तान को दिया गया था। पूर्वी पाकिस्तान में जलपाईगुड़ी जो है, उसमें एक बेरूबारी थाना क्षेत्र जो था, वो वाला क्षेत्र दिया गया था। अभी रिसेंटली 2015 में जो टोटल 162 एन्क्लेव थे, उनमें से 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को दिए गए। उसके लिए भी 100वां संविधान संशोधन किया गया। तो इंदिरा गांधी जी ने उस समय संविधान संशोधन किए बगैर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू क्या था, दे दिया गया था श्रीलंका को। तो मोदी जी ने जो ये क्वेश्चन उठाया, ये कहीं न कहीं ये बताया कि भई तुम्हारे समय में क्या था, तुमने भी तो ऐसे बहुत से काम किए हैं, और कैसे संविधान संशोधन करे बगैर तुमने गुडविल जेस्चर में क्या कर दिया है, श्रीलंका को दे दिया है। तो क्या वहाँ भारत माता नहीं थी? मोदी जी ने क्वेश्चन उठाया। तो प्रश्न ये बनता है कि एक तो कच्चा तीर इंदिरा गांधी जी ने क्या दे दिया? क्या हम उनकी नीयत पर शक करें? क्योंकि बात उठती है कि उस समय जो श्रीलंका की पीएम थी, उन पीएम की दोस्ती थी बहुत ज़्यादा, किससे? इंदिरा गांधी जी से। क्या दोस्ती में ऐसा कर दिया? नहीं। देखिए, क्या होता है कि हमारे चाहे कितने भी बड़े लीडर कोई भी रहे हों, चाहे नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, या वर्तमान मोदी जी हों, अटल जी, कोई भी हों, आप इनकी नीयत पे कभी शक मत कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ तो मजबूरी रही होगी, कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूँ ही तो किसी ने कोई कदम ना उठाया होगा। तो प्रश्न कई बार मुझसे पूछते हैं, "सर, फिर क्या मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं?" मैं कहूँगा नहीं। भाई, कांग्रेस ने मणिपुर का मुद्दा उठाया, मणिपुर के मुद्दे को समझ रही है कांग्रेस भी, कि मुद्दा ऐसा नहीं है, सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो। हाँ, सुलझ नहीं पा रहा क्योंकि बहुत सारे इसमें एंगल्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और सरकार कोई भी हो, वो पब्लिकली उन बात को नहीं बोल सकती। क्योंकि पब्लिक में जो भी बात पॉलिटिक्स में होती है, वो सारा-सारा दोस्तों क्या होता है, परसेप्शन का गेम होता है। क्योंकि जो कॉमन पब्लिक है, वो इन बातों को नहीं, बहुत डीपली चीज़ों को नहीं समझती है। बस इतना समझेगी क्योंकि समय भी नहीं है एनालिसिस करने का, सुनने का। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये बात आप लोग देखेंगे जो ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स तैयारी कर रहे हैं, वो देखेंगे, पब्लिक नहीं देखेगी। तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो पूरा पॉलिटिक्स जो होती है वो परसेप्शन का गेम होती है। कांग्रेस की कोशिश थी कि मोदी गवर्नमेंट की क्या किया जाए, इमेज को डैमेज किया जाए। तो मोदी गवर्नमेंट का तुम्हारी भी इमेज ऑलरेडी डैमेज है अगर ऐसी बात करते हो तो। अब उन दिनों ना तो इंदिरा जी गलत थी, ना आज मोदी जी गलत हैं। सारा गेम दोस्तों पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में भी क्या है, एक परसेप्शन बनाने का गेम है। सरकार वो भी अच्छा काम कर रही थी, सरकार वर्तमान में भी अच्छा काम कर रही है। अब मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर कुछ गलतियाँ हुई भी हैं, तो किन हालातों में, किन परिस्थितियों में लोग हमारे को लाके दिए हैं। तो हमेशा एक गीत गुनगुनाता भी हूँ कि हम लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अगर हमारे बड़ों से कुछ गलती हो भी गई है तो जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसको सुधारें, हम उसको ठीक करें, ना कि एलिगेशंस लगाएं। तो एलिगेशन मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ मोदी गवर्नमेंट एलिगेशन नहीं लगा रही है। ये पॉलिटिक्स में ऐसे ही चलता है, तुम हम पर उछालोगे, हम तुम पर उछालोगे उछालेंगे। क्योंकि दोनों चीज़ें समझ रहे हैं। कांग्रेस भी समझ रही है मणिपुर का मुद्दा क्या है, लेकिन वो मोदी गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश कर रही है। तो मोदी गवर्नमेंट भई, मैं अपने हाथ से पावर क्यों जाने दूँ? जब उन्होंने नहीं जाने दी, तो ये एक अलग विषय है, इस पे ज़्यादा नहीं सोचना है। लेकिन हम उसको बहुत डीपली पढ़ेंगे, जानेंगे। जो ये मुद्दा है दोस्तों, ये मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, लेकिन साथ ही ये मुद्दा जुड़ता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी से भी, और इसका कई मुद्दा भारतीय राज्य व्यवस्था से भी जुड़ता है, यानी कि इंडियन पॉलिटी से भी जुड़ता है।
और एक भारत के बारे में समझ बनाने का भी आपको मौका मिलता है, क्योंकि इसमें एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है। कोई भी मुद्दा दोस्तों, इमोशन से तो होता है कि जैसे हम एक्साइड चीन हमारा क्या है, एक क्षेत्र है, पीओके हमारा एक क्षेत्र है, हमें वापस चाहिए। तो इमोशनल तो है कि हमारी लैंड है, हमारी ज़मीन है। लेकिन उसमें एक मुद्दा और भी जुड़ता है कि क्या उसका कोई इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल। अगर उसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस हो, तो वो मुद्दा और भी ज़्यादा क्या रहता है, हमेशा बर्निंग रहता है। जैसे आज श्रीलंका और भारत के बीच में जो कच्चा तीवू आइलैंड है, ये एक तरह का बैटल है। और बैटल किसके बीच में? बैटल है श्रीलंकन नेवी के बीच में और दूसरा भारतीय मछुआरों के बीच में। अगर मैं इसको कहूँ, इस बैटल को, कि ये श्रीलंका नेवी के बीच में और बीगर फास्टर बोट के बीच में, ये एक बैटल है। मैंने क्यों बोला ये बैटल? थोड़ा-सा आप देखिए श्रीलंका का और अगर हम बात करते हैं भारत के बीच में जो ओशन पड़ता है, वो ओशन क्या है दोस्तों? इस ओशन को अगर हम बात करें तो ये एक टॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय, यानी कि उसको कहा जाएगा कि एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पर ये आपका ये पड़ता है। यानी कि एक टॉपिकल रीजन है। दोस्तों जो टॉपिकल रीजन होता है, ये बहुत ही अच्छा क्या होता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है किसके लिए? पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। यहाँ पे फिश हो, घास हो जो समुद्र में पाई जाती है। मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस रीजन का थोड़ा-सा आपको ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, जिससे आप इसको इकोनॉमी में भी समझें और क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों मुद्दा ये ज़्यादा बर्निंग रहता है हमेशा। तो दोस्तों ये आपका टॉपिकल रीजन हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की जो किरण है ना, वो तलहटी तक पहुँचती है। रीजन एक ये भी है क्योंकि ये सोलो सी है। सोलो सी यानी कि चिलचिला समुद्र, बहुत गहराई नहीं है। तो सूर्य की किरण क्या है, बहुत आसानी से कहाँ पहुँचती है, आपकी समुद्र की तलहटी तक पहुँचती है, जिससे फलने-फूलने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है हर चीज़ को, चाहे वो वनस्पति हो, फिश हो। यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज़ पाई जाती है दोस्तों, वो है पॉन्ड्स। पॉन्ड्स यानी कि झींगा। जो ये पॉन्ड्स है दोस्तों, ये आपका प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। प्रोटीन का कौन-सा? आपका ओमेगा। ओमेगा जो आपका एक प्रोटीन होता है, ओमेगा फैटी एसिड, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत बड़ा सोर्स होता है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप में ये नहीं पाया जाता, तो यूरोप में इसकी दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या है, डिमांड है। यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या रहती है, इसकी डिमांड रहती है कि यूरोप कहता है कि भई हमारे यहाँ पे इसको क्या करो, आप सेल करो, हम इसके बदले में आपको अच्छी इनकम देंगे, अच्छा पैसा देंगे। तो दोस्तों जैसे ही आपका एक सोर्स बन जाता है, तो बात थोड़ा-सा पुरानी मैं लेके चलता हूँ, बात है 60s की। आप जानते हैं भारत में 60s में बड़ा फूड क्राइसिस था, हमको अमेरिका से भी गेहूँ मँगाने पड़े। वॉर भी हुई थी, तो ब कई सारे रीज़न थे, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी थे, वॉर भी 2-2 62 का वॉर, 65 का वॉर। तो हमारा ध्यान गया कि क्यों ना हम सी फूड के ऊपर क्या करें, फ़ोकस करें। यानी कि हम जो सी फूड होता है, उस सी फूड पर फ़ोकस करें और यहाँ सी फूड का सबसे अच्छा सोर्स था आपका पॉन्ड्स। कि हम क्या करते हैं, पॉन्ड्स को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और इससे अपने फॉरेक्स को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाएँगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने मछुआरों को सब्सिडी दी बड़े-बड़ी बोट्स के लिए। यानी कि एकदम से बड़ी-बड़ी जो बोट्स होते हैं, उनके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, बहुत सारी सब्सिडी दी। अगर हम उन बोट्स की बात करें, तो ट्रॉलर बोट्स उनको दोस्तों बोलते हैं, ट्रॉलर बोट्स, वो दी गई। ये जो ट्रॉलर बोट्स होती हैं, बड़ी तलहटी तक जाती हैं और तलहटी से क्या करती हैं, सारी मछलियाँ वगैरह सब कुछ। मछलियाँ तो लाती हैं, ज़्यादा मछली पकड़ती हैं, लेकिन साथ में जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी कि वहाँ पे जो काई वगैरह भी है, घास वगैरह भी है, वो सब उखाड़ लेती है। अब इसे पैसा तो खूब मिला शुरुआत में, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि इंडियन कोस्टल एरिया में जो भी पूरा सिस्टम था, मछलियाँ तो खत्म हो ही गई, पॉन्ड्स तो खत्म हो ही गए, साथ में वो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र भी खत्म हो गए। अब इससे इंडियन मछुआरे जो थे, उन बोट्स के साथ में जाने लगे दूर, दूर समुद्र में जाने लगे, जिससे वो श्रीलंका के भी क्षेत्र में जाके एंट्री करने लगे और श्रीलंका के मछुआरों के सामने वो फाइट होने लगी। अब श्रीलंका के मछुआरों के सपोर्ट के लिए वहाँ पर श्रीलंका नेवी आ जाती है और श्रीलंका नेवी अक्सर आप सुनते होंगे कि वो भारतीय मछुआरों को पकड़ लेती है। ये एक इश्यू चलता है। इसी में दोस्तों क्या था, जो ये दोनों के बीच में जो समुद्र है, जिसको पाक स्टेट, अगर हम इसको देखें तो इसको कहा जाएगा पाक स्टेट। यहाँ पर एक पाक स्टेट है। पाक स्टेट जो है, ये इसको जलडब्रू मध्य बोलते हैं। ये रॉबर्ट पार्क थे,
उनके द्वारा दोस्तों क्या था, इस पूरे एरिया का क्या किया गया था, पूरा इसकी पहचान की गई थी, पूरा स्टडी की गई थी। ये गवर्नर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, 17 से 63 तक ये रहे थे। तो इन्होंने इस पूरे एरिया में काफ़ी काम किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको पार्क स्टेट PALK पार्क स्टेट को कहा जाता है। जो ये पार्क स्टेट है दोस्तों, पार्क स्टेट क्या करता है कि ये 2 ओशंस में डिवाइड करता है। एक तो आपका पाक बे और साथ में बे ऑफ बंगाल, उसको क्या करता है, डिवाइड करता है, इस वाले रीजन को। यहीं पर दोस्तों छोटा-सा आइलैंड है जिसका नाम है कच्चा तीवू, कच्चा तीवू। अब कच्चा तीवू की दोस्तों हम बात करें, ये छोटा-सा आइलैंड आप जो देख रहे हैं, ये आपका कच्चा तीवू आइलैंड। तो ये तो आपने इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस को समझा। अब समझते हैं कच्चा तीवू की कहानी क्या है। एक्चुअली प्राचीन समय में बात करें, तो कच्चा तीवू हमेशा भारतीय राजाओं के पास रहा। लेकिन जब भारतीयों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस पे कब्जा किया इस लैंड के ऊपर और मद्रास प्रेसिडेंसी का इसको हिस्सा बनाया, इसको पार्ट बना दिया गया है। उससे पहले भी हम देखें तो भारतीय राजाओं का नियंत्रण रहा। इवन झगड़ा हुआ था 1921 में भी, श्रीलंका और भारत के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन ब्रिटिश के कंट्रोल में आया। ब्रिटिश ने भी राजाओं को इसको लीज पर दे दिया था। इस तरह की बहुत सारी कहानी है, उसमें अलग-अलग सोर्सेज़ मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर हम बात करते हैं 1947 की। 1947 के मानचित्र में जब बनाया गया तो कच्चा तीवू भारत के क्षेत्र में दिखाया गया, यानी कि भारत के मानचित्र में इसको प्रदर्शित किया गया। तो लिहाजा ये क्षेत्र किसका हो गया? हमारा क्षेत्र हो गया, भारत का क्षेत्र हो गया। यानी कि 1947 में हमारा क्षेत्र हुआ। होता दोस्तों ये है कि 1947 के बाद भारत अपनी सीमाओं का दोस्तों क्या करता है? विस्तार करता है, समुद्री सीमाओं का। इस सीमा के अगर हम विस्तार की बात करें दोस्तों 56 में किया, 67 में हम अपने नए समुद्री दावों को क्या करते हैं? पेश करते हैं, 56 में भी, 67 में भी। जैसे हम अपने दावे पेश करते हैं, तो उधर से दोस्तों क्या श्रीलंका भी अपने दावे पेश करता है और ये एक विवाद का विषय कच्चा तीवू फिर दोबारा से हाइलाइट हो जाता है। कच्चा तीवू वैसे तो दोस्तों क्या है, एक निर्जन आइलैंड है, मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चर्च ज़रूर है, वो चर्च पुरानी बनी हुई है, कैथोलिक चर्च है यहाँ पर, जहाँ पर हर साल आप देखेंगे तो हज़ारों की संख्या में लोग चर्च में जाते हैं, मंदिर भी है, वहाँ पे जाते हैं लोग। लेकिन कच्चा तीवू को मैं ऐसे बोलता हूँ कि एक तो जैसे ही कच्चा तीवू आइलैंड गया, जब कच्चा द्वीप की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कोई भी आइलैंड होता है उसके चारों ओर का जो ज़ोन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 12 नॉटिक मील, 24 नॉटिक मील, 200 नॉटिक मील के नाम से जानते हैं, वो भी दोस्तों चला जाता है। कच्चा तीवू जब तक हमारे पास था तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मछुआरे क्या थे, वहाँ पे जाते थे दोस्तों, मछलियाँ पकड़ते थे और निर्जन है, लेकिन जो कच्चा तीवू है, कच्चा तीवू उनके लिए एक मिडवे की तरह हो जाता था। मिडवे का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग किसी बड़े सफ़र में जा रहे हैं, तो रास्ते में हमको कहीं रुकने का जगह मिल जाए, जहाँ पर हम लोग बैठकर अपना कुछ चाय-पानी पी लेते हैं ना, रिफ्रेशमेंट वगैरह कर लेते हैं। तो वैसे ही कच्चा तीवू जो था, वो भारतीय मछुआरों के लिए एक तरीके से एक मिडवे जैसा था। तो मिडवे का लाभ उठाना, जाके वहाँ पे अपना जाल-वाल सुखा लिए, वहाँ पे जाके मछलियों को छाँट ली, जो कुछ करना है वो कर लिए, फिर भरे भारत लेकर आ गए। लेकिन जैसे ही कच्चा तीवू श्रीलंका के पास जाता है, तो ये क्या होता है दोस्तों, हालात जो है, एक तो वो स्पेशल इकोनॉमिकल ज़ोन चला जाता है, जो 212 नॉटिक मील जो ओशन बाउंड्रीज़ होती है, वो चला जाता है और दूसरा वो जो रहने का, रुकने का मिडवे था, वो भी चला जाता है। मामले की शुरुआत दोस्तों कहाँ से होती है? मामले की शुरुआत हुई आपका 1974 में, जब विवाद शुरू हुआ। 1974 में दोस्तों क्या होता है, इंदिरा गांधी श्रीलंका के साथ में एक मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट करती है, यानी कि एक मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट दोस्तों आपका 1974 में होता है, जून 1974 में होता है। उस समय दोस्तों भारत में इंदिरा गांधी जी और वहीं श्रीलंका में थी बनरनाइके। ये भी दोस्तों बड़ी कदावर मतलब नेता थी, बहुत ही सशक्त नेता। विश्व में बताया जाता है कि पहली कोई पीएम थी किसी देश की और इतनी सशक्त थी जितनी इंदिरा गांधी जी भारत के अंदर थी। जैसे इंदिरा गांधी जी ने भारत में इमरजेंसी लगाई, वैसे ही बंडारू नायके ने भी श्रीलंका के अंदर इमरजेंसी लगाई थी। और इत्तेफ़ाक देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के बेटे संजय गांधी जी का काफ़ी नाम आता है, काफ़ी ज़्यादा उनकी चर्चा होती है, डिस्कशंस होते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तो बंडारू नायके के भी एक बेटे थे जिनका नाम था अनुरा। अनुरा का भी ऐसे ही नाम आता है वहाँ पर श्रीलंका के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा सख्त बताया जाता है, सब कुछ चीज़ें हैं। अनुरा ने भी कई बार इस प्रकार की बातें अपने सदन के अंदर बोला कि विपक्ष जब ज़्यादा हल्ला करता था, तो अनुरा ये कहते थे कि जैसे कि वहाँ चुनाव में नारे चले थे जब इमरजेंसी के बाद
इंदिरा गांधी जी हार जाती हैं, तो विपक्ष ने नारा दिया था कि जैसे इंदिरा हारी हैं, ऐसे बंडारू नायके हारेंगे। तो अनुराग ने उसमें उत्तर दिया था कि तुम रुको, अभी दोबारा चुनाव होंगे भारत के अंदर और इंदिरा जी को आने दो, फिर तुम्हें देख लेंगे। तो यानी कि इस तरह की एक दोस्ती भी कही जाती है कि एक बड़ी-सी दोस्ती थी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं, राष्ट्रीय हित जो है, वहाँ पे व्यक्तिगत हित नहीं देखने चाहिए। थोड़ा-सा उस समय के हालात को देखें, देखिए दोस्ती की विजय हो सकती है, लेकिन दोस्ती बहुत बड़ी वजह नहीं कि कोई भी नेता अपने राष्ट्रीय हित से समझौता कर ले दोस्ती की वजह से। दोस्ती अपनी जगह है, पर्सनल हित अपनी जगह है, पर्सनल बातें अपनी जगह है। लेकिन मैं अगर 74 की बात करूँ, क्योंकि इसमें आलोचना यही है कि इंदिरा गांधी ने जो समझौता किया, ये समझौता एक संविधान संशोधन से नहीं किया। कच्चा तो वो दे तो दिया, लेकिन एक संविधान संशोधन से होना चाहिए था, जैसे बैरोबारी हुआ या अभी बांग्लादेश के साथ जैसे हुआ। हाँ, ये बात प्रश्न उठता है, लेकिन क्यों नहीं किया है उसके पीछे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 71 में पाकिस्तान को हम सबक सिखा चुके थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुके थे। इंदिरा गांधी जी निर्विरोध इस पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र की बहुत ही ताकतवर शख्सियत बनकर दोस्तों उभरी थी। सीधा अमेरिका तक को चुनौती दे दी थी। 71 के वॉर के बाद में पाकिस्तान के टुकड़े हुए, लेकिन इसको अमेरिका ने अपने ईगो पर ले लिया था। और अमेरिका ने ही फिर पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन डेवलप करवाया चाइना की सहायता से, क्योंकि उस समय तीनों अलायंस बन चुके थे। अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान उस समय एक खेमे में हुआ करते थे। और अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि इंडिया को कैसे न कैसे क्या कुछ ना कुछ डिस्टर्ब किया जाए, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया जाए। 74 में हम न्यूक्लियर टेस्ट भी कर चुके थे। न्यूक्लियर टेस्ट का भी दोस्तों आप जानते समय हो चुका था। तो कुल मिला के अमेरिका पूरी कोशिश है, श्रीलंका को कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता था कि जहां-जहां जो-जो इश्यूज हैं, उनको भारत के लिए उठाया जाए और भारत के सामने एक समस्या क्रिएट की जाए। श्रीलंका को भी प्रभावित करने का प्रयास कर रहा था। इंदिरा गांधी इस बात को समझ रही थी। तो इंदिरा गांधी की पूरी कोशिश थी कि जो भी मुद्दे हैं उनको सुलझा लिया जाए तेजी से। इंटरनल हालात भी ऐसे नहीं थे। राजनारायण केस उस समय चल ही रहा था। भारत के अंदर बेटा क्या गुजरात की बात हो, कहीं बात हो, बिहार की बात हो, एक इमरजेंसी के लिए एनवायरनमेंट तैयार हो रहा था। आखिरकार जून 75 में इमरजेंसी लगी भी। उसी में आप देखिए इंदिरा गांधी की पूरी सोच ये थी कि जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं, चीन को छोड़कर, पाकिस्तान को छोड़कर, बाकी जिस भी नेबर साइड डिस्प्यूट्स हैं, उनको फटाफट तेजी से सॉर्ट आउट कर लिया जाए। अब देखिए 75 में आपका सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। तो मुझे ये लगता है कि इंदिरा जी की सोच ये रही होगी कि श्रीलंका ऐसा ना हो कि ठीक है पर्सनल दोस्ती तो है, लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका लगातार प्रलोभन दे रहा था, चीन जिस प्रकार से ऑफर दे रहा था, पाकिस्तान भी एकदम खुंदक खाए हुए था, कहीं ऐसा ना हो श्रीलंका हमसे क्या हो जाए, कुछ इश्यूज क्रिएट हो, कुछ अलग हो जाए, कुछ हमारे बीच में मनमुटाव हो जाए। और उसी समय दोस्तों एक इश्यू और चल रहा था श्रीलंका के अंदर, एलटीटीई। उसमें भारत का नाम आने लगा था कि भारत की जो रो है, वो सपोर्ट कर रही है किसको, एलटीटीई को। तो मुझे लगता है इंदिरा गांधी जी का दिखाने का ये था कि इंटरनल ऐसे एनवायरनमेंट नहीं था कि हम समझौता करें, क्योंकि तमिलनाडु की जो राजनीति थी, वो बहुत ही इमोशनल राजनीति है कच्चा टीवी को लेकर। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हम अपने पूरे भारत के अलग-अलग स्टेट की बात करें, तो एक पहचान होती है हर स्टेट की। तो तमिलनाडु की पहचान कि हाँ, इमोशन सा कच्चा टीवी को देखते हैं। और होना भी चाहिए, इमोशन भी है, इकोनॉमिकल इश्यूज भी है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इंटरनल हाथ को देखते हुए, एक्सटर्नल हाथ को देखते हुए ज़्यादा देर विलंब ना करें, इसको तेज़ी से क्या कर देते हैं, दे देते हैं। हालाँकि इस समझौते में ये था कि श्रीलंका यानी कि जो कच्चा थी वो चला तो गया श्रीलंका के पास, लेकिन भारतीय मछुआरों को जाने की इजाज़त थी। मछली पकड़ने या ना पकड़ने के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं था। अब यहाँ पर क्या था कि भारतीय मछुआरों ने सोचा कि हमको उल्लेख है, हम जाके पकड़ सकते हैं, तो तमिलनाडु की राजनीति बहुत गरमाई नहीं थी इस मैटर को लेकर। कि ये समझौता हो गया, इसमें हमको मछली पकड़ने में दिक्कत नहीं है, तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। वो सोचा कि ठीक है, इंदिरा गांधी ने कुछ सोच कर ही किया होगा। श्रीलंका सरकार ने सोचा कि मछुआरे आएंगे नहीं यहाँ पर, लेकिन इश्यू शुरू हो गए। इश्यू शुरू हो गए आपका 75 में शुरू हो गए, मछुआरे जाने लगे, श्रीलंका सरकार उनको रोकने लगी। और होता यह है कि फिर 76 में एक समझौता और किया जाता है। हालांकि जो समझौता था 76 में, ये समझौता दूसरे मुद्दे को लेकर था। इसमें कोशिश ये थी कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की जो खाड़ी है, उसका क्या किया जाए, एकदम निश्चित कर दिया जाए, उसका सीमांकन कर दिया जाए। उसको लेकर दोस्तों ये वो था। लेकिन उसमें ये बात मेंशन कर दी गई
कि श्रीलंका का जो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन है, यानी कि जो उसका जोन है, उसके अंदर कोई भारतीय, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जो जोन है, उसके अंदर कोई भारतीय मछुआरे नहीं जाएंगे। अब यहां से दोस्तों क्या होता है कि पहले क्या था, 76 तक भारतीय मछुआरे जा रहे थे, थोड़ी बहुत क्लैश होता था, लेकिन फिर मछुआरे जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 76 के समझौते में स्पेशली मेंशन कर दिया गया कि जो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन जो है, उसमें इंडियन मछुआरे नहीं जाएंगे। और यहां से दोस्तों क्या होता है, तनाव शुरू होता है, एक बड़ा टेंशन शुरू होती है दोनों के बीच में। लेकिन था क्या दोस्तों, उस समय तक श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी, वो फंस चुकी थी किसके अंदर, एक सिविल वॉर के अंदर, एलटीटी और श्रीलंका की सेना के बीच में। और ये वॉर खत्म होता है 2009 में। उसके बाद दोस्तों सीधा फाइट शुरू हो जाती है किसके बीच में, श्रीलंका की नेवी और फास्टर बिगर बोट्स के बीच में, या भारतीय मछुआरों के बीच में। पर इस बीच भारत में क्या हो रहा था कि 76 में दोस्तों समझौते से ये पूरा क्षेत्र कच्चा तीर दे दिया गया, और जमीन को, यानी कि वहां पर मना भी कर दिया कि कोई खरीदेगा नहीं, कोई वहां पर जाके मछली नहीं पकड़ेगा। लेकिन साथ ही दोस्तों क्या था कि 1990 की अगर हम बात करें, तो 91 में दोस्तों क्या होता है, श्रीलंका, ओ सॉरी, तमिलनाडु, तमिलनाडु की विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करती है, और प्रस्ताव में कच्चा तीवू को अपना क्षेत्र घोषित करती है। हालांकि हम जानते हैं कि कौन सा क्षेत्र हमारा होगा या नहीं होगा, इसका फैसला लेने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन विधानसभाएं ऐसा प्रस्ताव पारित कर सकती हैं, और वो जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकती हैं कि देखो जी, हमारे पूरे राज्य की सहमति है, वो जमीन हमें वापस चाहिए। इन सब मामलों को देखते हुए दोस्तों 2003 में 2003 की हम बात करें, तो श्रीलंका सरकार एक प्रस्ताव भी देती है कि हम इंडियन मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए एक लाइसेंस दे देंगे। लेकिन तब तक क्या था दोस्तों, भारतीय राजनीति जो था, अब उसमें बहुत बड़े परिवर्तन आ चुके थे, क्योंकि राजीव गांधी जी की डेथ हो चुकी थी। राजीव गांधी जी को आइसोलेट किया जा चुका था, उस एसोलेशन कर दिया गया था एलटीटी के द्वारा। आपने पूरी कहानी सुनी भी होगी। तो भारतीय राजनीति से पहले आपका ऑपरेशन पवन हम कर चुके थे, जब राजीव गांधी जी ने किया था, फिर उसके बाद उनका एसोलेशन हुआ था। तो बहुत सारे रीजन थे, तो इंडियन पॉलिटिक्स ने श्रीलंका के इस प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें एक अलायंस पॉलिटिक्स भी थी हमारे यहाँ पर। अलायंस पॉलिटिक्स आपका जो आपका मोदी वो सॉरी अटल गवर्नमेंट उसमें चल रही थी, फिर आपका यूपीए 1 आया, यूपीए 2 आया। तो अलायंस गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, सब दलों को साथ लेके चलना है, तो ऐसी कोई बात माननी नहीं जिससे क्या इश्यूज क्रिएट हो, डिस्प्यूट क्रिएट हो। इस बार दोस्तों देखें 2008 में जयललिता जो थी, इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और जाके बोला कि कच्चा तीवू बगैर संविधान संशोधन करे श्रीलंका को क्यों दे दिया गया है, वो गलत दिया गया, उसको वापस लाया जाए। और 2014 में दोस्तों जो थे, हमारे जो अटॉर्नी जनरल थे, मैं नाम मिस कर रहा हूँ अटॉर्नी जनरल का, मुकुल रोहतगी। मुकुल ये कहते हैं, जो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ये कहते हैं कि भाई अब तो हम दे चुके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाके अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, हम जमीन दे चुके हैं, अब हम वापस कैसे लें? अगर वापस लेनी है तो हमें वॉर करना होगा, युद्ध करना होगा। इस तरह का वो स्टेटमेंट देते हैं। और उसके बाद 2015 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट रणल विक्रमसिंघे, उनका एक स्टेटमेंट आता है, टीवी इंटरव्यू देते हुए बोलते हैं कि अगर इंडियन मछुआरे इस क्षेत्र में आए तो उनको हम शूट कर देंगे, उनको हम गोली मार देंगे। तो ये मुद्दा फिर दोबारा से उसको गर्माता है। कुल मिलाकर हम देखें तो लगातार 47 से ही, हालांकि 1921 में भी विवाद हुआ था, लेकिन हम 47 से बात करें, लगातार ये मुद्दा जो है भारतीय राजनीति में भी और खासतौर से तमिलनाडु की राजनीति में भी श्रीलंका और भारत के बीच में एक विवाद का विषय रहा है। वर्तमान में ये श्रीलंका के नियंत्रण में, कंट्रोल में है। अब इस मुद्दे के दोस्तों समाधान के लिए दोनों सरकार क्या करना सोच रही है, क्या इन्होंने प्लान किया है, उनको हम देखें कि हमारी क्या इस पे रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी है, उसको अगर हम देखें, बात करें, तो दोनों देशों की सरकार ने क्या क्या इसके सोल्यूशन निकाले हैं, उसको हम दोस्तों देख सकते हैं। श्रीलंका का कहना यह है कि हमको करीब 50 मिलियन का क्या होता है, एवरी ईयर लॉसेस होते हैं इस इश्यूज को, यानी कि इस वजह से, भारतीय मछुआरों के आने की वजह से। सोल्यूशन ये निकाला गया कि अगर हम ऐसा करें, अभी बातचीत चल रही है, सोल्यूशन निकला नहीं है, कि हम अल्टरनेट डेज क्या करें, दोनों परचेज कर सकते हैं।
मतलब दोनों के, एक दिन भारतीय मछुआरे वहाँ पे जाके मछली निकालें, एक दिन भारतीय, एक दिन श्रीलंकन मछुआरे, इस पर दोस्तों बात चल रही है। जो मशीनरी फिशरिंग होती है, यानी कि जो आपका जो बड़ी-बड़ी बोट से जो मशीनरी से फिशिंग होती है, उसको बैन कर दिया जाए। ये भी एक बात चल रही है कि इसको बैन कर दिया जाए, सॉल्यूशन ये भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिर दूसरा आपका जीपीआरएस लगा दिया जाए, क्योंकि भारतीय मछुआरे कई बार ये बोलते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर भारतीय क्षेत्र समाप्त हो गया, कहाँ पर श्रीलंका क्षेत्र समाप्त हो गया। तो उसके लिए बोट के ऊपर जीपीआरएस लगाने की बात चल रही है कि उसको लगवा भी दिया गया है, काफ़ी लगा दिया गया है। फिशरमैन को दोस्तों आईडी दी जाए, जॉइंट पेट्रोलिंग की जाए, जॉइंट वर्किंग किया जाए। ये सब क्या बहुत सारे क्या उपाय सोचने का कि मिलकर कुछ एक संयुक्त बना संगठन बना लेते हैं, कुछ एक वॉच कमेटी बना लेते हैं जो वॉच करे सब मैटर को लेकर। हालाँकि हमारे कलाम साहब ने इस बात को कहा था कि ये मुद्दा आजीविका से जुड़ा मुद्दा है, श्रीलंका के मछुआरों के लिए भी और भारतीय मछुआरों के लिए। तो इसमें देशों का संबंध महत्वपूर्ण नहीं है, इसको ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे भी देखा जाना चाहिए। अब पहले 2009 तक क्या था, श्रीलंका के मछुआरे ज़्यादा फिशिंग कर नहीं पाते थे क्योंकि श्रीलंका खुद सिविल वॉर में उलझा हुआ था। 2009 में जब सिविल वॉर खत्म हुआ, तो श्रीलंका के मछुआरे भी आने लगे, लेकिन श्रीलंका के जो मछुआरे आते हैं वो छोटी बोट से आते हैं। हमारे मछुआरे जाते हैं वो फास्टर बिगर बोट से जाते हैं। वो 10 बोट जितना मछली निकालती है उतना हमारी 1 बोट निकाल लेती है। तो ये भी एक इश्यू बनता है, एक झगड़ा का कारण बनता है कि अकेले जाएँगे। वहाँ से हुआ क्या, श्रीलंका के आस-पास का जो ओशन है, वहाँ से भी हमारे जो मछुआरे हैं उन्होंने जाकर वहाँ की भी सारी मछलियों को निकाल लिया मोस्टली, कि वहाँ भी खाली सब बन गया, खाली हो गया है। तो ये थोड़ा-सा इश्यू चाहे दोनों ओर से, चाहे भारतीय मछुआरे हों, श्रीलंका के मछुआरे हों, दोनों की ओर से ही एक आजीविका का, यूनिटी का मुद्दा है और दोनों की भावनाओं को समझा जाए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इसमें इंदिरा गांधी जी की गलती क्या है ना, अगर उस समय के हालात देखें, तो आपको समझ में आया होगा। और वर्तमान में जो मोदी जी ने मुद्दा उठाया, ये भी आप समझे कि पॉलिटिक्स कैसे होती है, राजनीति कैसे होती है। तो लिहाजा ये विवाद का विषय है दोनों के बीच में। इसको आप आईआर में भी, और एक इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा कैसे बनता है, क्योंकि श्रीलंका की सरकार ये एलिगेशन भी लगाती है कि मछुआरे नहीं है बल्कि ये एलटीटी के लोग हैं, और उस आधार पर क्या करते हैं मछुआरों को कि ये जो मछुआरे हैं एलटीटी सपोर्टर है। और आप जानते भी हैं कि एलटीटी जो है वो जाफना पेनिनसुला में श्रीलंका के अंदर, और वो कहीं न कहीं तमिलनाडु से इनको सपोर्ट मिलता भी रहा है। तो श्रीलंका सरकार यही एलिगेशन लगाती है। अब श्रीलंका सरकार कह रहे हैं कि फास्टर बिगर बोट से ना आए, क्योंकि फास्टर जो बोट से आते हैं उससे एलटीटी के लोग भी आते हैं, वो अटैक करते हैं। तो ये उनका कहना ये है कि आप अगर छोटी नाव में आएँगे तो शायद हमें समस्या ज़्यादा ना हो। आप छोटी नाव में मछुआरों को भेज दीजिए। तो उनका सोचना ये है कि भई श्रीलंका का जो एक बोट जाएगी, मछुआरा जाएगा, वो भी उतनी मछली निकालेगा, फिर इंडिया का मछुआरा उतनी निकालेगा, तो हम यहाँ पे कोई सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको लेकर भारतीय मछुआरे मानने को तैयार नहीं है। कुल मिला के एक कहीं न कहीं इंटरनल सिक्योरिटी का तमिलनाडु की राजनीति इससे गरमाती है, और तमिलनाडु की राजनीति में फिर आपका सेंटर के अगेंस्ट आवाज़ उठती है। तो उससे बड़े मुद्दे यहाँ पर एलटीटी वाले मुद्दे भी बन जाते हैं। पॉलिटिकल मुद्दा इसलिए है क्योंकि संविधान संशोधन के बगैर दिया गया। तो क्या ये जायज़ था? सही था? तो कुल मिला के बहुत सारे मुद्दे बनते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ बनते हैं। ये बात ज़रूर है कि संविधान संशोधन से ये दिया जाना चाहिए था। लेकिन लिहाजा विवाद यही है, आप लास्ट में ये लिखेंगे, हाँ, बिल्कुल सही बात है, संविधान संशोधन से होना चाहिए था। क्योंकि इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी खत्म होने के बाद जो जनता पार्टी सरकार बनती है, तो जनता पार्टी सरकार ही पहली बार इस मुद्दे को क्या कहते हैं उठा देती है, कि संविधान संशोधन से क्यों नहीं दिया गया। चलिए, तो ये मुद्दा था दोस्तों। अभी दोस्तों अनअकैडमी की हमारी सेल चल रही है, 15 अगस्त की आपकी सेल चल रही है। तो आप इसे 50% तक का दोस्तों क्या चल रहा है आपका ऑफ़र चल रहा है, तो उसका आप लाभ उठाएँ, आज लास्ट डे है। आप इसका पूरा दोस्तों बेनिफिट ले सकते हैं, 50% काफ़ी अच्छा ऑफ होता है, जो अनअकैडमी में चल रहा है इस समय, आप इसका पूरा लाभ उठाएँ। और दूसरा दोस्तों मैं कहूँगा कि आपको कोई भी ईएमआई पर भी अवेलेबल है, आप ईएमआई पर भी इसको पूरे कोर्स को ले सकते हैं। मैं अनअकैडमी पे दोस्तों पॉलिटी, आईआर, सिक्योरिटी, एथिक्स एसे और साथ में गवर्नेंस का पोर्शन, सोशल जस्टिस का पोर्शन लेता हूँ। आपको कोई भी कोर्स परचेज़ करना है या मेरी कोई भी क्लास करनी है तो निपुण 810 कोड को आप यूज़ करें और मेरी क्लास को जॉइन करें। तो आज इस विषय में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।